टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया इन एब्सेंस ऑफ एयर। ऐसा नहीं कि गुब्बारे में से हवा निकल जाए तो उसकी दोनों दीवारें आपस में चिपक जाती है, दैट इज कोलैप्सिंग, है ना। हम रट्टा तो मार लेते हैं बट हमें पता ही नहीं होता कोलैप्स करना क्या होता है ना। हम बलून है एक फूला हुआ, उसमें से अगर हम हवा इवैक्यूएट कर दें, बाहर निकाल दें, तो उसकी दोनों वॉल्स चिपक जाती है, फिर उसमें हवा भरी चलो मुश्किल, बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ट्रेकिया में भी, क्योंकि अगर ट्रेकिया की दीवारें जुड़ गई फिर वो दोबारा नहीं खुलेंगी। ठीक है, सो टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वैसे एयर भी कभी एब्सेंट नहीं होती, हमेशा ट्रेकिया में, बट फिर भी हमारी बॉडी में जो नेचर है उसने का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये है, हवा कभी भी खत्म नहीं होगी, बाई चांस खत्म हो ही जाए किसी तरह से, तो दूसरा उसने कहा कि नहीं, मैंने रिंग्स दे दिए है जिसकी वजह से ये कोलैप्स नहीं करेगा। ठीक है जी, सेकंड है व्हेन वी ब्रीद आउट रिब्स आर लिफ्टेड। अब मुझे एक चीज बतानी है आपने बेटा, यस 10th बी वालों ने मुझे बतानी है कि ये डायाफ्राम है, ठीक है, और आपकी चेस्ट बोन है, ये ribs है, और इसके बीच में जो एक जंगला बनता है वहां पे लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, व्हाट यू हैव टू टेल मी, यू हैव टू टेल मी ड्यूरिंग inhalation, पेडेलोस्कोप या एक वो ट्रायंगुलर सा ऐसे करके बनाया हुआ कलर्ड, अनुपमा आ गई है, उसको कहो देखेगी, क्लास में डिस्टर्ब नहीं करना उसको कहो। इनहेलेशन बेटा, इनहेलेशन में आपने मुझे क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ लंग एंड प्रेशर इन लंग। आपने, यू हैव टू टेल मी, विल दे इंक्रीज और डिक्रीज। ध्यान से सोच के सबने अपने साथ साथ वर्कशीट पे लिखते जाना है, क्योंकि ये चीजें तुम्हारे बहुत काम में आएंगी, ऑल्दो मैंने पहले कराई हुई है बट स्टिल। टेल मी समथिंग, समवन फ्रॉम 10th सी, यस 10th सी, जल्दी से ये, हाँ जी, फर्स्ट रो में सेकंड बॉय, फर्स्ट रो सेकंड बॉय, आ जाओ जल्दी से माइक के पास आओ। हाँ जी, मुझे बताइए कि इनहेलेशन में जब हम हवा अंदर करते हैं तो उससे पहले, उस टाइम पर नहीं, उससे पहले लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाती है कि कम हो जाती है? कम होती है। इनहेल के टाइम क्या बेटा, हमारे लंग्स बलून की तरह कि उसमें हम पुश करते हैं हवा? डू यू थिंक अवर लंग्स आर लाइक बलून इन विच वी पुश एयर? अच्छा मुझे ये बताइए बेटा, डू वी पुल एयर की पुश एयर इन द लंग्स? पुल। पुल, पुल कैसे होगा, पुल कैसे हो सकता है, खुद ब खुद हवा अंदर आएगी, लंग्स खींचेंगे अंदर, ना कि हवा हम ऐसे तो नहीं ना करते, जबरदस्ती हवा नहीं, आराम से हो रही है, लंग्स खुद पुल कर रहे हैं। लंग्स क्यों पुल करेंगे? इधर सामने देखो, झुको मत, झुको मत, सीधे देखो, आवाज आ जाएगी। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कि लो प्रेशर टू हाई प्रेशर? हाई टू लो। हाई टू लो, हर कुछ हाई टू लो ही जाता है बेटा, लो टू हाई तो कुछ नहीं जाता, ठीक है ना, हाई टू लो ही जाता है, दिस यू रिमेम्बर। Now tell me, what is the relationship between volume and pressure? Between volume, is it direct proportion? ध्यान से, कि किसी चीज की वॉल्यूम इंक्रीज कर दें तो प्रेशर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, किसी की वॉल्यूम कम कर दे तो प्रेशर इंक्रीज की डिक्रीज? टेल मी रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। मैम वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अच्छा अब मेरी एक बात सुनो, आप इतने ही बच्चे हो, इतने ही बच्चे हो,
आपका रूम का साइज डबल कर दिया जाए, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। इनवर्स रिलेशन है कि डायरेक्ट रिलेशन है? इनवर्स। इनवर्स रिलेशन है। अब दो चीजें ध्यान आपने रखी है, दैट प्रेशर इज inversely relation to volume. Air moves from high pressure to low pressure. ये आप देख रहे हो ध्यान से। अब एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, इनहेलेशन में ध्यान से इधर देखो एवरीबडी, और साथ साथ जो चीजें नहीं पता वो नोट करते जाओ, एग्जाम से पहले वर्कशीट निकाल के देख लेना, बहुत सारी चीजें इसी में से ही आ जाएगी। इनहेलेशन, इनहेलेशन में से क्या हो रहा है, दैट इज एयर कहां से जा रही है, एटमॉस्फेयर से कहां पर जा रही है, लंग्स में जा रही है। अब बेटा सेम बॉय टेल मी, किसका प्रेशर ज्यादा होगा, एटमॉस्फेयर का कि लंग्स का? एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर का, सिंपल सी बात है, एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू, इसका मतलब एटमॉस्फेयर में क्या है, हाई प्रेशर है। लंग्स में लो प्रेशर है। अब मुझे बताओ, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो वही रहेगा, वॉल्यूम किसकी चेंज हो रही है, लंग्स की चेंज हो रही है। अब हम इससे रिलेट करके मुझे ये बताओ बेटा कि इनहेलेशन में लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाएगी कि कम होगी? कम होगी। प्रेशर क्या हुआ है, कम हुआ है, यहाँ पे कम है कि ज्यादा है? कम हुआ है। कम हुआ है। प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी वॉल्यूम, जब रिब्स बाहर की तरफ आएंगे कि जब रिब्स लंग्स को अंदर को धक्का देंगे? बाहर की तरफ आएंगे। बाहर की तरफ, when ribs are lifted up out and diaphragm moves down। सिंपल सी रट्टा मारने की तो जरूरत ही नहीं है, नो नीड टू क्रैम। क्या? सो ribs are moved out and diaphragm moves down, volume increases, pressure decreases, inhalation। समझ में आई कि नहीं? ठीक है, बैठो बैठो, sit down। Tell me, raise your hands who have understood this thing, or any student who want me to repeat this। बोलोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर बैठे रहोगे, फिर गलतियां करोगे। मे आई रिपीट दिस थिंग अगेन? बेटे दो चीजें हैं, यस और नो, कुछ तो बोलोगे। नो। क्लियर? यस। अगेन याद रखो, एवरीबडी राइट डाउन दिस पॉइंट, 1 2, दोनों चीजें लिखो साथ में ही, छोटा छोटा करके लिखो। Write down these 2 points.
ठीक है। लंग्स में इसका मतलब लो प्रेशर है, ड्यू टू, अगर ये साइन नहीं समझ आता तो पूरा लिखा, इंक्रीज इन वॉल्यूम। प्रेशर कम क्यों हुआ? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गई, ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। और वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हुआ? रिब्स मूव आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। और दूसरा, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स moves down and gets flattened. Gets flattened. ठीक है, लिखो। और एक्सेलेशन का भी साथ ही लिख लो, इसके ऑपोजिट। ठीक है बेटा। एक्सेलेशन सिंपल, तुम्हें पता होना चाहिए। देखो ध्यान से देखो, एक्सेलेशन, और अपने मन में बोलते चलो मेरी आवाज से पहले कि क्या हो रहा है। लंग्स से, साथ साथ बोलो मेरे, कहां पे जा रही है हवा? एटमॉस्फेयर में। किसका प्रेशर ज्यादा होगा बेटा, जल्दी से? लंग्स का कि एटमॉस्फेयर का? लंग्स का हाई प्रेशर, लो प्रेशर। एटमॉस्फेयर का हम कुछ नहीं कर सकते, इट्स ओनली विच विच चेंजेस आर लंग्स। हाई प्रेशर कैसे हुआ? हाई प्रेशर मीन, यस, वॉल्यूम क्या होगी, कम की ज्यादा? लो वॉल्यूम की हाई वॉल्यूम? लो वॉल्यूम। एवरीबडी स्पीक। लो वॉल्यूम, और यू कैन से वॉल्यूम डिक्रीजेस। किसकी? लंग्स की। क्यों डिक्रीज करेगी, क्या प्रॉब्लम हो गई? क्योंकि रिब्स ने अंदर को धक्का दे दिया। रिब्स मूव इनवर्ड्स एंड
डायफ्राम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट तो पहले हो गया था, अब क्या होगा? रिलैक्स। डायफ्राम रिलैक्स। इससे क्या होगा? गेट्स कर्व। इट गेट्स कर्व, डायफ्राम गेट्स रिलैक्स एंड गेट्स कर्व। दोबारा से जो सीधा हुआ था वो दोबारा से ऐसे कर्व हो गया। अब अपनी कॉपी निकालो, कॉपी भी निकालो, हम डिस्कस करते हैं वहां पे। लिखो एक क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। साथ ही क्वेश्चन लिखिए, विच मसल, बेटा एक मिनट जरा, अच्छा एक लिखो क्वेश्चन, विच मसल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल, विच मसल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स। सबसे पहले डायग्राम बनाओ लंग्स का, और यू नो अबाउट, सबसे पहले कुछ और नहीं लिखना है, सबसे पहले दोनों का आपने मुझे बताना है। कौन सा इंडिनेशन का है? क्वेश्चन रिपीट कर दो। बेटा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, मैम क्वेश्चन रिपीट करना। explain the process of breathing in humans, explain the process of breathing in humans। बी पार्ट है, which muscles are mainly responsible for, which muscles are mainly responsible for changing the volume of lungs, changing the volume of lungs। और अब आपने ये सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है, बाकी बाद में। ये क्या दिखाया है हमने? रिब्स, ये है लंग्स, और ये है डायफ्राम। अब ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन आपने खुद करनी, ठीक है? करो जरा फटाफट से। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। 10th बी, हाँ जी मुझे ये बताएंगे 10th बी में बेटा, हाँ जी कौन सी विंडो वाली साइड जो एक स्टूडेंट बैठा है लास्ट बेंच पे, वो आ जाओ, आ जाओ जल्दी से, क्विकली। ये क्या है? इनहेलेशन की एक्सहेलेशन, इनहेलेशन की एक्सहेलेशन, ए और बी बताओ जल्दी से। अच्छा पहले मुझे फर्स्ट इनहेलेशन। पहले मुझे यहाँ पे बताओ,
कि लंग्स की वॉल्यूम कहाँ पे ज्यादा है, ए में कि बी में? बी में। बी में मोर वॉल्यूम। मोर वॉल्यूम का क्या मतलब है? प्रेशर कैसा होगा बेटा? कम की ज्यादा? कम। कम। लो प्रेशर, वेरी गुड। किसके कंपैरिजन में? ए के कंपैरिजन में। एटमॉस्फेयर के। ए के कंपैरिजन में क्या नहीं बेटा, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन, क्योंकि एटमॉस्फेयर और लंग्स का ही लेना देना है ना। तो लो प्रेशर एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर ड्यू टू, इसलिए लो प्रेशर है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्या चीज? ये डायफ्राम क्या हुआ है? फ्लैट हुआ है कि कर्व हुआ है बेटा? इसके कंपैरिजन में ये फ्लैटेंड है कि कर्व्ड है? ये कर्व है कि ये कर्व है? माइक मत ऑफ करो, माइक मत ऑफ करो। हाँ, क्या है? फर्स्ट ऑफ। ये फ्लैट है कि कर्व्ड है? फ्लैट, बी फ्लैट। फ्लैट है, बी फ्लैट है। ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम। और आपको पता है रिब्स भी बाहर को आ जाता है ड्यू टू विच। अब एटमॉस्फेयर का ज्यादा प्रेशर है कि लंग्स में ज्यादा प्रेशर है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर हैज हाई प्रेशर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इनहेलेशन। ठीक है, समझ में आई आपको? यस। ठीक है, बस बैठो जरा। इसके ऑपोजिट यहाँ पे लिख देना है। लो वॉल्यूम हाई प्रेशर ड्यू टू कर्व्ड डायाफ्राम। और रिब्स के बारे में भी लिख सकते हो। एटमॉस्फेयर हैज लो प्रेशर, therefore एक्सेलेशन। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, ये लिखोगे, यू विल गेट, ऐसे ही लिखोगे पूरे, आपने वो पैराग्राफ से नहीं लिख देने। राइट दिस। कितना टाइम लगा? 2 मिनट्स। नंबर कितने? पूरे के पूरे 5। सबको होगी वाले की पूरी। यू विल गेट 5 फुल मार्क्स। कितना? 2 लाइन। ठीक है जी। सेकेंड पार्ट था विच मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल। यस, 10 थे। फर्स्ट रो थर्ड बेंच पे जो गर्ल्स है उसमें से एक आ जाइए। विच मसल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग। तुम्हारे सामने आंसर है, दोबारा फटाफट से खड़े होके बता दो। हम्म, जोर से, मुझे आवाज नहीं आ रही। डायफ्राम। डायफ्राम, बिल्कुल ठीक है। रिब्स के मसल्स नहीं काम ज्यादा करते। इट इज मेनली द मसल्स ऑफ डायफ्राम। लिखो, ये क्वेश्चन 10th में भी आता है, ये क्वेश्चन 11th में भी आता है अगर किसी ने साइंस लेनी है, ये क्वेश्चन बीएमटी में भी आता है अगर किसी ने डॉक्टर बनना है। तो remember that diaphragm is very much important. Muscles of diaphragm are main muscles for changing the volume of the lungs. ठीक है, तो अब मैंने आपको 5 नंबर का क्वेश्चन भी करा दिया, ऑब्जेक्टिव भी आपके हो जाएंगे। यस, देन क्वेश्चन नंबर 2। यस, आंसर कौन बता रहा है? 10th सी। 10th सी में बेटा
मिडल रो में मिडल बेंच पे सेकंड बेंच पे जो राइट साइड में बॉय है वो बताए, खड़े हो जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2। मैम बी ऑप्शन। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, दैट इज अमाइलेज, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। अब जल्दी से मुझे बता दे बेटा, अमाइलेज किसको ब्रेक डाउन करता है? स्टार्च। स्टार्च को। स्टार्च इज ब्रोकन इनटू, किसमें टूटता है बेटा? डाइजेस्टेड इनटू, शुगर। ये बेटा साथ में नहीं बच्चों ने बताना है, ग्लूकन ग्लूकन नहीं है, ग्लूकोज। हाँ जी, किसकी हेल्प से? अमाइलेज की हेल्प से। नेक्स्ट आ जाता है स्टमक में पेप्सिन। पेप्सिन किसको ब्रेक डाउन करता है बेटा? खुद बताएगा। टेल मी, इज इट प्रोटीन, इट इज लिपिड्स, किसको ब्रेक डाउन करता है? प्रोटीन। प्रोटीन किसमें? ये स्टमक में है। यस, प्रोटीन ब्रोकन इनटू, वैसे तो अमीनो एसिड्स टोटल है बट स्टमक में पेप्टाइड्स। क्या होता है? ये स्मॉल चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। अच्छा जल्दी से आप बैठो बेटा, गो टू योर सीट एंड सेम क्लास, इसके पीछे वाले बेंच पे राइट साइड में जो लड़का बैठा है वो आ जाओ। अच्छा छोड़ दे इसको, छोड़ दे, इससे मैंने पूछना ही नहीं, छोड़ दे। पेप्सिन जो है, व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क, पेप्सिन बेटा साथ में लिखते रहना, चाहे अगर शीट पे जगह नहीं है तो लिखते रहो। पेप्सिन किस पीएच पे काम करता है? एसिडिक, बेसिक के न्यूट्रल? मैम एसिडिक। एसिडिक क्यों? मैम की वो कहाँ पे है पेप्सिन? बकल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन? स्टमक। स्टमक में। वेरी गुड। एसिडिक पीएच पे कौन देते हैं इसको एसिडिक पीएच? HCl। HCl। से विद कॉन्फिडेंस, स्टमक में HCl ही है, कितने सालों से पढ़ रहे हो? यस HCl, यू नो द, बैठो बेटा, पीएच ऑफ स्टमक, यू नो it is 1.2 to 1.5, can you imagine this? ठीक है, जो एसिड रेन होती है ना उसका भी पीएच 5 होता है, वो भी हम कहते हैं वेरी हार्मफुल। स्टमक में एसिड 1.2 से 1. हाँ जाके देखो कितना एसिडिक होता है ना। एंड छोटे बच्चे हो, आई डोंट विश कि भी आपको कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, बट जब एसिडिटी की प्रॉब्लम जिनको होती है ना, अनफॉर्चुनेटली जिनको हो जाती है, तो जब वो स्टमक में से एसिड रिफ्लक्स होता है तो जो गला है ना, क्योंकि स्टमक में तो प्रोटेक्टिव लाइनिंग है, बट उसके बाद ईसोफेगस, उसके बाद जो हमारा थ्रोट आ जाता है, फेरेंक्स आ जाता है ना, तो ये सब जो है ना ये जल जाता है, वो एसिड जबकि पानी के साथ खाने के साथ बाहर आता है डिल्यूटेड फॉर्म में अगेन। एंड किसी से पूछना जिसको एसिड रिफ्लक्स होता है तो उसको लगता है यहाँ पे जलन हो रही है, उसके बाद उसका गला बहुत टाइम तक खराब रहता है क्योंकि वो सारा अंदर से वो एसिड जो है ना उसको जला देता है। ठीक है, और बहुत सारी इंफेक्शन हो जाती है। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड, मैं अभी से आपको कह रही हूँ, यंग बच्चे है, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो है ना, फिर कहते हो मम्मी आप बड़ा पढ़ लिए, पिज्जा मंगा दो, बर्गर्स मंगा दो, बेटा एग्जाम डेज है, टेक लाइट फूड। ये टाइम यू नो पढ़ रहे हो या नहीं, बट बहुत ही स्ट्रेस वाला होता है। आई एम सीइंग फ्रॉम द लास्ट 30 years, मैडम आज एक्सीडेंट हो गया, मैडम आज बुखार हो गया, मैडम आज कोल्ड हो गया। बच्चों का इम्यून लेवल इस टाइम बहुत वीक, अलोंग विद टीचर्स, है ना, हम टीचर्स को भी बहुत स्ट्रेस होता है, हाय ये बच्चा पढ़ नहीं रहा, हाय मैं इसको इतना समझा रही हूँ इसको समझ नहीं आ रहा, है ना।
तो along with teachers and students and along with parents also, but बच्चों को सबसे ज्यादा स्ट्रेस है। जब दिमाग में स्ट्रेस होता है तो उसके सबसे जो बैड वाइब्स, हार्मफुल वाइब्स कहाँ पे जाती है? हमारी गट में जाती है। ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो वाइब्स जा रही है, और जब वो वाइब्स जा रही है तो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस ज्यादा नहीं बन रहे, एसिड ज्यादा बन रहा है, बाकी डाइजेस्टिव जूसेस नहीं बन रहे। ठीक है, और अगर आप जंक फूड खाएंगे, है ना, तो क्या होगा? पहले ही जंक है, कूड़ा कबाड़ है, ऊपर से हमारे में डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं है। इट गिव हार्म टू योर बॉडी। ठीक है, लगता है कि मैडम पागल है, मैडम को क्या पता कि पिज्जा खाने में कितना स्वाद है ना, बर्गर्स खाने में कितना मजा आता है, नूडल्स, और कुछ नहीं, मैगी तो बना ही दो। ठीक है, बेटा मेरी बात मानना, दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑफ 30 years, कि टेक लाइफ, जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना, जितना मर्जी खाना 2-4 दिन, ठीक है, बट एग्जाम डेज में मम्मा को कहो खिचड़ी बना दे, दलिया बना दे, थोड़ा सा मीठा बना दे आपके लिए, जो भी आपको पसंद है, बट टेक home cooked food only. Is it okay? How will you follow? How many of you will follow these things? करना, देखो 10th A वाले तो करेंगे, बाकी सब कहते बीमार होते या हो ही जाए। ठीक है, ये सिर्फ बेटा सुनना नहीं है। जब यू नो कि when I was conceived with my baby, my daughter, my mother used to say, है ना, मैं भी आपकी तरह, कि कुछ ना खा लिया कर, कुछ खाया कर। मुझे पता है क्या लगता था, कि ये मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके भी तो बच्चे होते हैं, ये भी तो ठीक ठाक है। मुझे मेरी मम्मी ऐसे ही कहती रहती है, खाया कर, कुछ किया कर, है ना, इतना मत भागा कर। मैं आई यूज टू रन हेयर एंड देयर, ये वो फला ढमका, एंड व्हाट हैपेंड, माय ब्लड प्रेशर रोज, है ना, माय फुट गॉट स्वोलन, मुझे कुछ नहीं खाया जाता था। ठीक है, एंड माय, ड्यू टू माय हाई ब्लड प्रेशर, है ना, आई एम स्टिल वेरी रिग्रेटफुल फॉर दैट, कि मैंने अपनी मम्मा की बात सुनी नहीं, है ना। माय डॉटर वाज बोर्न प्रीमेच्योरली एट द स्टार्ट ऑफ 8th month विद अ वेट ऑफ ओनली 1 kg, हम कहते हैं 2.25 किलो, 2.5 किलो का बच्चा जो है वो नॉर्मल बच्चा होता है। ठीक है, मेरी बेटी हुई तो वो 1 किलो की लड़की थी। ठीक है, एंड एट दैट टाइम the doctors announced कि she may survive or she may not survive. She remained in the incubator for 1 month, है ना। At that time, I realized कि जो बड़े होते हैं, है ना, मेरी मदर इन लॉ थी, मेरी मदर थी, और जो बड़े थे जिनकी मैंने नहीं सुनी, मुझे लगता था कि मुझे तो पता ही बड़ा कुछ है। ठीक है, तो उनकी मैंने नहीं सुनी, मैंने न्यूट्रिशनल खाना नहीं खाया। मुझे कहा गया था कि लास्ट का टाइम है, अब तुम रेस्ट करो, अब तुम वो करो, मैंने नहीं किया, एंड माई डॉटर हैज टू सफर फॉर दैट। ठीक है, एंड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, उसको 2-3 साल उसको रहना पड़ा उन सफरिंग्स में। ठीक है, आई एम स्टिल गिल्टी फॉर दैट। तो दिस इज माई एडवाइस, बच्चे हो, जेन जी हो, है ना, वैसे ही जेन जी सुनते नहीं है, हम ओल्ड स्कूल लोग हैं, बट with the experience, at least for the teachers, with the experience of teachers, आपके जैसे ही बच्चे हर साल आते हैं। ठीक है, लर्न द थिंग्स। पेपर में सबसे पहले खाना, घर में हैवी खाना ना खाओ, थोड़ा 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 खाओ, ताकि आपकी इम्यूनिटी लेवल, ताकि आपकी गट लेवल ठीक ठाक हो। इज इट ओके? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज है, जब पढ़ो, ठीक है, जब पढ़ाई करो तो 5 मिनट अपने आप को डी स्ट्रेस करो। क्विक, मतलब जो स्लो ब्रीदिंग होता है, डीप ब्रीदिंग, ट्राई टू डू डीप ब्रीदिंग। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा माइंड में लेके आओ कि मुझे आज क्या क्या चीजें करनी है। ऐसा नहीं कि अच्छा बायो कर लें, नहीं नहीं बायो तो थोड़ी सी आती है, रहने दो, मैथ्स कर लेते हैं, है ना, होता है ना ये चीजें। मैथ्स के 4 क्वेश्चन किए, पांचवा आया नहीं, छोड़ो ये तो आ ही नहीं रहा है, सोशल स्टडीज पढ़ ले, हाय हाय याद ही नहीं है हिस्ट्री का, है ना। नहीं, ऐसे डिवाइड टाइम, कि मैंने 4 घंटे पढ़ना है, पहले ही अपने सामने लिखो। जो बच्चे प्लान्ड होते हैं,
काम कर जाती। बेटा मैंने बहुत सारे पीएमटी वाले बच्चों को, बहुत सारे नीट वाले बच्चों को जो पढ़ाया है +2 के बाद, दो स्टूडेंट्स हु आर प्लान्ड एंड हार्ड वर्किंग, दे एक्सेल्ड ओवर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। मैं ये कहानी बहुत बच्चों को सुनाती हूँ। दो दोस्त आते थे मेरे पास, वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, अंबाले से आया कर, अंबाले के थे, बट चलो रहते वो चंडीगढ़ में थे, है ना। एक हार्ड वर्किंग था, दूसरा इंटेलिजेंट था। ठीक है, दोनों को अपने अपने पता था। जो हार्ड वर्किंग वाला था ना, वो सुबह सुबह, मैंने किया ना सुबह 6 बजे आ जाना, उसके बाद मुझे टाइम नहीं है। तो उसने ना सुबह 6 बजे 15 सेक्टर से 38 सेक्टर में आता था, तकरीबन 5-6 किलोमीटर का रास्ता है ना। दोनों के पापा अम्बाला में डॉक्टर, टॉप क्लास डॉक्टर। वो आता था साइकिल पे, उसकी सर्दियों में जैकेट जो है ना वो वाइट होती थी, ओस गिर गिर के। और जो इंटेलिजेंट था उसको लगता था मुझे तो आता है, चल छोड़, आज नहीं मैंने जाना, है ना। तो व्हाट हैपेंड, दैट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ही गॉट सेलेक्टेड, दूसरा नहीं हुआ सेलेक्ट। ठीक है, ऐसे आई हैव हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, अ फ्यू डेज बैक, थ्री, आई थिंक नॉट 3-4 डेज, 15 डेज बैक, एक मेरा स्टूडेंट हुआ करता था फरीदकोट में, ऐसे ही इंटरेक्टिव क्लास में हम पढ़ाते थे, गुरजोत लड़का, है ना। एंड ही गॉट सेलेक्टेड इन एम्स, एम्स में सिलेक्शन हुई। एंड अभी उसका मेरे पास मैसेज आया कि मैडम, with the grace of God I am selected in MD ENT, ईयर नोज थ्रोट, मुझे MD एम्स में ही एडमिशन मिल गई है। चलो आई गेव कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, बट ही सेड कि मैम, जो आपने उस टाइम डिसिप्लिन हमारे में बनवा दिया, वो हमारे में इतना पक्का हो गया कि दैट डिसिप्लिन gave us the edge over other students। ठीक है, तो व्हाट आई वांट टू से, डिसिप्लिन लाओ, रोज का शेड्यूल लिखो कि हमने आज ये सब्जेक्ट करने हैं, और वो करके ही सो। पहले हम आ जाते हैं, दैट इज pH ऑफ द स्टमक इज इतना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl। ध्यान से, अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि वाई, लिखो जरा क्वेश्चन, salivary amylase entering along with food in stomach। बेटा मुंह में तो स्टार्च बहुत थोड़ा टूटता है, क्योंकि हम थोड़ा टाइम ही मुंह में रखते हैं। डज नॉट ब्रेक स्टार्च इन स्टमक। जल्दी से ये क्वेश्चन लिखिए। Why strong HCl does not digest stomach wall? What are the functions of, फर्स्ट है HCl, सेकेंड है बाइल। जल्दी से डू दीज क्वेश्चंस।
explain digestion of carbohydrates, proteins and fats in humans. इसको आपने करना कैसे है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, है ना? यहाँ पे पहले आपने लिख देना है ऑर्गन कौन सा है, बक्कल कैविटी है कि स्टमक है, एंजाइम, फिर रिएक्शन कि क्या तोड़ा या फंक्शन। हाँ जी, 10th बी बेटा, 10th बी, थर्ड रो, थर्ड स्टूडेंट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये वाला, वाई सलाइवरी अमाइलेज एंटरिंग अलोंग विद फूड इन स्टमक डजंट ब्रेक स्टार्च इन स्टमक। हाँ जी बोला। Ma'am, because HCl is present in stomach, which only food particles. हम ये कह सकते हैं कि सलाइवरी अमाइलेज डज नॉट एक्ट इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, बैठो Yes. बैठो बेटा, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे स्पेसिफिक स्टार डाल के पॉइंट लिखो। ईच एंजाइम वर्क्स एट स्पेसिफिक पीएच। ईच एंजाइम, हर एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है। अब आपको एसिड बेसिस पता है, पीएच पता है ना बेटा? एवरीबडी नोज पीएच और नॉट? हाँ, एसिडिक पीएच मीन्स लो पीएच, alkaline pH means high pH. You know that. Every enzyme works at specific pH. Salivary amylase works at slightly alkaline pH. Second point लिखिए, second point, points में लिखना है, पैराग्राफ्स में नहीं लिखनी चीजें। Salivary amylase works at slightly alkaline pH.
Third point, stomach has acidic pH due to HCl. Stomach has acidic pH due to HCl. Therefore, salivary amylase does not act in stomach, does not function in stomach, does not function in stomach. नेक्स्ट स्टूडेंट, सेम क्लास, जो गर्ल खड़ी हुई थी उसके लेफ्ट साइड में जो स्टूडेंट है वो आ जाए। आ जाओ बेटा, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। वाई स्ट्रॉन्ग HCl डज नॉट डाइजेस्ट स्टमक वॉल? स्टमक वॉल को क्यों नहीं रप्चर कर देता? बेटा नो अदर स्टूडेंट टेल। हाँ, आप बताओ बेटा। Because mucus is present in stomach. यस, बिल्कुल ठीक है। बिकॉज द स्टमक वॉल इज लाइंड बाय म्यूकस। वेरी गुड, बैठो बेटा। बिकॉज स्टमक वॉल इज लाइंड बाय म्यूकस विच इज नॉट अफेक्टेड बाय HCl। बिकॉज प्रॉपर लिखना है, सिंपल में ऐसे नहीं, टीचर को पसंद आए मन से लिखना है। बिकॉज स्टमक वॉल इज लाइंड बाय म्यूकस which is not affected by HCl. नेक्स्ट आ जाते हैं जी 10th A। 10th A में बेटा अगर रोल नंबर 11 बैठा या बैठी, whosoever, मैम एब्सेंट। 13, रोल नंबर 13 आ जाओ जल्दी से। What is the function of HCl in digestion? It helps to digest food. बेटा ये 5वीं क्लास का आंसर है, 10वीं क्लास का आंसर दो स्पेसिफिक। It helps in a breakdown of अच्छा, ये बता बेटा कि स्टमक में कौन सा एंजाइम होता है, वो नाम बता दे। HCl. HCl एंजाइम नहीं है, ये तो एसिड है बच्चे। Pepsin. पेप्सिन होता है। देख, गर्ल्स यहाँ पे हेल्प कर देंगी, वहां नहीं बताएंगी कुछ। ये मैं बता रही हूँ, वहां पे गलती बताएंगी। चालाक होती है लड़कियां बहुत, है ना। पेप्सिन होता है बेटा, बट वो पेप्सिन सोया हुआ होता है, तो उसको कौन जगाता है? HCl जगाता है। और दूसरा, HCl खाने के साथ कितने माइक्रोब्स अंदर जा रहे हैं? तो दैट HCl किल द माइक्रोब्स। बैठो। अब ये दोबारा से क्वेश्चन नहीं, 5वीं क्लास वाला आंसर देना। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड है। तो फर्स्ट है HCl एक्टिवेट्स द एंजाइम पेप्सिन। लिख लो, एवरीबडी राइट डाउन। कोई बात नहीं, आता होगा आपको। हाथ चलाओगे, लिखोगे, उतना माइंड एक्टिव रहेगा। निकालो जेब से हाथ बाहर, फटाफट हाथ निकालो, पेंसिल पकड़ो जल्दी से। वेरी गुड, कॉपी खोल। फंक्शन ऑफ HCl क्या है? एक्टिवेट्स एंजाइम पेप्सिन। और दूसरा क्या है? इट किल द माइक्रोब्स एंटरिंग विद फूड। रोल नंबर 24, सेम क्लास 24। आजा बेटा। गिव 2 फंक्शंस ऑफ बाइल। It cuts the food's digestion. क्या है? इट कट्स द फूड। It digested help in digestion and make it simpler.
हाय रब्बा, हाय रब्बा। HCl का भी यही फंक्शन, बाइल का भी यही फंक्शन, पेप्सिन का भी यही, अमाइलेज का भी यही। कुछ तो बेचारों को अलग अलग करो बेटा। ईंटों का क्या काम है कि हमारा घर बनाती है, सीमेंट का क्या काम है, हमारा घर बनाते हैं, लकड़ी का क्या काम है, हमारा घर बनाते हैं। कुछ तो बताओगे। अगर बाइल नहीं होगा तो क्या होगा, किसकी डाइजेशन नहीं होगी? Fats. फैट्स। बेटा गर्ल्स नहीं बताएंगी, गर्ल्स नहीं बताएंगी। It helps in digestion of fats. कैसे? कैसे? वो तो लाइपेज काम कर देता है। वो तो एंजाइम डाइजेशन जो है वो तो लाइपेज कर रहा है ना। लाइपेज एंजाइम है ना जो लिपिड्स, फैट्स का, जिसको नहीं पता, फैट्स का दूसरा नाम क्या है? लिपिड्स भी है। ठीक है। तो इसलिए लाइपेज जो ब्रेक डाउन कर रहा है। तो बाइल कैसे हेल्प करता है? आप यहीं खड़े रहना है, मिडल रो, मिडल गर्ल। हाँ जी बेटा, खड़े हो जा। आजा आजा आजा। आप बताओ बेटा। मैम, bile is secreted by liver and stored in gallbladder. वो तो ठीक है, फंक्शन क्या है? Ma'am, it helps in the digestion of fats. कैसे? Ma'am, it break downs big fat globules into small fat globules and then helps in the digestion. कैसे? अब बिल्कुल, यहाँ तक आपने बिल्कुल ठीक बताया। पर क्या जरूरत पड़ी है? लाइपेज एंजाइम तो है। एक बड़े फैट ग्लोब्यूल को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल में तोड़ने से क्या हुआ, क्या फायदा हुआ? Ma'am, it is easy to digest. क्या होगा बेटा? देखो, अगर हम फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से, मैं इसी की बात करती हूँ। ये एक बहुत बड़ा, एवरीबडी, बॉय, द बॉय, यू ऑल्सो सी हियर, सीधे देखो स्क्रीन पे। ये फैट है, यहाँ पे लाइपेज एक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लाइपेज एक्ट कर रहा है। बड़ा लाइपेज नहीं डाइजेस्ट करना है। अब हम इसको, मैं तोड़ तो नहीं सकती, बट अगर हम इसको यहाँ से बीच से काट दें तो एक सरफेस और आ जाएगा, बीच वाला, ऊपर वाला और इधर नीचे वाला। यस और नो? एवरीबडी से यस। एक्स्ट्रा सरफेस आ जाएगा जिससे लाइपेज और ज्यादा एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने फिर इसको ऐसे करके तोड़ दिया, फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सरफेसेस हम बढ़ा रहे हैं जिससे लाइपेज ज्यादा एक्ट हो रहा है। तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल को छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ने से क्या चीज बढ़ी? यस, टेल मी। Surface area. सरफेस एरिया बढ़ गया फॉर मोर एक्शन ऑफ लाइपेज एंजाइम। और दूसरा क्या है? ध्यान से इधर देखो, लाइपेज ने कहाँ काम कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्टमक से खाना, इमेजिन करो, क्योंकि अब डाइजेस्टिव सिस्टम इस स्टेज पे आके मैं बनवाऊं तो शर्मनाक बात है। एवरीबडी इमेजिन कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ गया। स्टमक में बहुत सारा HCl था, पेप्सिन था, जिसके कारण प्रोटीन्स टूटे। सेमी डाइजेस्टेड फूड कम्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ रहा है वो एसिडिक आ रहा है कि बेसिक आ रहा है? Acidic. एसिडिक आ रहा है। बट जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स है वो इसके अगेंस्ट है। हम तो एसिडिक मीडियम में काम नहीं करते, हम किस में करते हैं? अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। अब कैसे काम करें? होनी तो डाइजेशन है। अब उसको, एसिड को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए? हु कैन टेल मी हाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर्स? कैन एनीबडी टेल? कहाँ से आता है बेस जिससे वो एसिड न्यूट्रलाइज हो? वन इज बाइल, सेकंड है बाइकार्बोनेट सिक्रीटेड फ्रॉम पेनक्रियास। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन, बाइल, ये दोनों क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करके थोड़ा सा एल्कलिनिटी क्रिएट करते हैं कि लो बाबा अब तुम काम करो। फिर लाइपेज काम करता है, फिर ट्रिप्सिन काम करता है, फिर माल्टेज काम करता है, फिर लैक्टेज काम करता है। इज इट ओके? बोथ ऑफ यू सिट डाउन। ठीक है, क्लैरिटी रखो चीजों की।
क्या हुआ, बाइल के दो फंक्शन, फर्स्ट इज, राइट डाउन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। क्या होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, जिसको याद आएगा लिखना, नहीं याद आता नो प्रॉब्लम। इसका मतलब वही है, ब्रेक डाउन लार्ज फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट। लिखने की जरूरत नहीं है, आपसे पूछा जाए फंक्शन ऑफ बाइल, आप लिख दो, ये सिंपल लिखो, बाइल लार्ज फैट ग्लोब्यूल, डायग्राम बनाओ, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट। और अगर यहाँ पे इमल्सिफिकेशन लिख दोगे, सोने पे सुहागा। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, डायग्राम लिखने का आधा नंबर, डायग्राम के पूरे नंबर। और सेकंड है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बाइल कहां से आ रहा है? लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में। वाई? एज intestinal and pancreatic enzyme work at slight alkaline medium। नहीं alkaline याद आता तो न्यूट्रल भी लिख दोगे, नो वरी। इसलिए लिवर ठीक होना बहुत जरूरी है। जंक फूड खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, लिवर खराब होता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। ठीक है जी, चलिए चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। ये भी लिखो जरा जल्दी से।
चलो जी, पहले हम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे शुरू होती है बेटा? यस, कौन बता रहा है? 10th सी वॉलंटरी आ जाओ, देखें वॉलंटरी आ जाते। फर्स्ट बेंच पे जो दो गर्ल्स है ना बेटा, द गर्ल विद द स्पेक्स, हाँ जी बेटा खड़े हो जाओ, माइक ऑन कर ले बेटा। हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कहाँ पे शुरू हुई? माउथ में, बकल कैविटी में, ईसोफेगस में, कहाँ पर? Mouth. माउथ में, है ना? तो सबसे पहले माउथ, कौन सा एंजाइम है? विच Amylase. एंजाइम इज प्रेजेंट इन माउथ? हाँ जी, Amylase. अमाइलेज, वेरी गुड। क्या करता है बेटा? फूड को किसको होता है? फूड को अंदर लेकर जाता है। अरे नहीं, एंजाइम, वो फूड तो माउथ में तो करना है। डाइजेशन, किस चीज की डाइजेशन होती है अमाइलेज की हेल्प से? स्टार्च। इनटू ग्लूकोज। तो यहाँ पे लिख लेना है 30%। ठीक है, बैठो, मैं ना आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, आई होप आपको लोग को पता होगा। यू सिट डाउन। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो है वो किस में हो रही है? माउथ में। देखो, दूसरा जो काम आ जाता है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ईसोफेगस, नो चेंज। स्टमक, नो डाइजेशन ऑफ ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट। फिर आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बेटा माल्टोस एंजाइम कौन सा है? माल्टेस। किसमें टूट रहा है? ग्लूकोज। मिल्क शुगर है लैक्टेस, लैक्टोज, लैक्टेस। ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज। उसके बाद है शुगर, जो हम खाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है सुक्रोज, सुक्रेस एंजाइम है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कोई चीज नहीं समझ में आई तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और यहाँ लास्ट में आपने क्या लिखना है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स starts in mouth and completed in small intestine. Is it okay? लिख लेंगे? Yes or no? ठीक है जी। उसके बाद करें आगे। बेटा 2 वर्ड्स में से ही बोलना है, यस कि नो।
आगे करें, प्रोटीन वाला करूं मैं, आगे शेयर कर दूं, ये हो गया। मैम लंच ब्रेक होगी। बस 2 मिनट में ये खत्म करके बस फिर हम लंच, मैं भी करूंगी तुम भी करना। आई नो। उसके बाद आ जाता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। स्टमक में आपको पता है पेप्सिन है, जिसके कारण प्रोटीन, पेप्सिन, पेप्टाइड्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम्स है? ट्रिप्सिन, पेप्टाइडेजेस, जहां पे प्रोटीन पूरे टूटकर अमीनो एसिड्स बने। Digestion of protein started in stomach, completed in small intestine. बस बस बस, कर रहे हैं कर रहे हैं, 1 2 मिनट 2 मिनट। और अगर हम फैट की बात करें तो कहीं नहीं होती, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहले है बाइल, फिर आ जाता है इंटेस्टाइनल लाइपेज। 1 मिनट, थोड़ा सा ठीक करें। आप सिंपल लिखो लाइपेज, और यहाँ पे बन जाएगा फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। सिंपल। दिस इज ऑल अबाउट योर डाइजेशन एंड आई थिंक अब इसमें से कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है। और हम कब किस टाइम मिल रहे हैं? 12:40 पे। 12:35 तक आपकी ब्रेक है, 5 मिनट में और देके वी विल मीट एट 12:40। ठीक है जी। हम सिस्टम बंद नहीं करेंगे अपना, चाहे आप कैमरा ऑफ कर दो।
हाँ जी, 11th है बेटा। स्टूडियो 1 में ज्वाइन करो बच्चे, यहाँ पे दूसरी क्लासेस लगनी है। 11th है, एम आई ऑडिबल?
हाँ जी बेटा, 10th बी भी बच्चे जल्दी से करो। चलिए जी, चलिए जी, हम कर रहे थे बेटा one similarity and one difference. Everybody quiet, everybody इधर ध्यान से। हाँ जी, कौन बता रहा है बेटा? Who is going to tell me one difference and one similarity in the nutrition of amoeba and humans? दोनों में कैसी न्यूट्रिशन है बेटा? सेप्रो की होलोजोइक? Holozoic. Yes, very good. Both have. सिमिलैरिटी क्या है? आपने लिखना है पहले। सिमिलैरिटी, both have holozoic nutrition. होलोजोइक न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? जिसको नहीं पता वो साथ में लिख ले। टेकिंग सॉलिड फूड इनसाइड, टेकिंग सॉलिड फूड इनसाइड, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस क्या है? कोई बताए मुझे। डिफरेंस है बेटा, देखो ये अमीबा है इरेगुलर, इसने खाना अंदर किया, ये सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये सेल है, सेल के अंदर खाना गया और डाइजेशन किसमें हुई? फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल कहाँ पे पड़ा हुआ है? एवरीबडी हियर, फूड वैक्यूल कहाँ पे है? सेल के अंदर है। टेल मी विच टाइप ऑफ डाइजेशन, इंट्रासेलुलर की एक्स्ट्रासेलुलर? Intracellular. अमीबा में इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ह्यूमन ये है, यहाँ सेल्स यहाँ पे है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स सेल्स में है, बीच में क्या है? कैविटी है। डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है बेटा? सेल्स के अंदर की कैविटी में? Cavity में. कैविटी में। तो डाइजेशन कैसी हुई? इंट्रासेलुलर की एक्स्ट्रासेलुलर? Extracellular. तो व्हाट इज द डिफरेंस? अमीबा में इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड ह्यूमंस में एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। लिख लो, अमीबा, पैरामीशियम, इन सब में इंट्रासेलुलर डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
differences in nutrition of अमीबा या पैरामीशियम, कुछ भी आ जाइए, अमीबा मशरूम एंड कस्क्यूटा, तीनों में हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? हु विल टेल मी, जल्दी से। Ma'am, amoeba follows holozoic nutrition, वेरी गुड, mushroom saprotrophic, यस, and cuscuta parasitic. बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। होलोजोइक मीन्स टेकिंग इन सॉलिड फूड। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, जो सेप्रोफिटिक है, डाइजेशन सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर होती है कि बाहर होती है? Body के बाहर। बॉडी के बाहर, बिल्कुल ठीक है। तो अमीबा में लिख लो, अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन, मशरूम्स में हम कह देते हैं सेप्रोबिक या सेप्रोजोइक या सेप्रोफिटिक, एक ही बात है, सेम थिंग। सेप्रोजोइक एब्जॉर्प्टिव as digestion occurs outside the body. Cuscuta, you know, parasitic. Absorptive nutrition है. Parasitic, it absorbs digested food from host. From, important is living host. यहाँ पे डेड मैटर है। How do amoeba and paramecium, लिखते चलो क्वेश्चन, captures food? How do amoeba and paramecium captures food? Somebody else, not the same girls. जल्दी से खड़े होके फटाफट से बोलो। टीचर्स किसी ना किसी को फटाफट खड़ा करो, सो दैट टाइम इज नॉट वेस्टेड। 10th बी में कोई खड़ा हो जाए जल्दी से। अमीबा कैसे फूड कैप्चर करता है? Its finger-like projections. फिंगर कॉल्ड एज Pseudopodia. pseudopodia. And what about paramecium? It has cilia. It has cilia, बिल्कुल ठीक है। अमीबा जो है ये क्या है? ये है स्यूडोपोडिया। ये खाने को ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे पकड़ लेता है, एंड दिस इज स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इट हैज, पैरामीशियम है सीलिया, विद द हेल्प ऑफ सीलिया, दोनों ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ फूड वैक्यूल। एंजाइम्स कहाँ पे पड़े हैं? फूड वैक्यूल के अंदर पड़े। ठीक है जी, आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट डाइजेशन, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए, आप आ जाइए वर्कशीट पे जल्दी से। हम थोड़ा सा बायो करते करते थोड़ा सा आप बोर हो गए होंगे, हम थोड़ा सा केमिस्ट्री भी करेंगे, बट लेट्स डू, हम ऑब्जेक्टिव तो कर लें फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। यस, 10th ए में से बच्चा फटाफट से खड़े होके आ जाए, खड़े हो जाओ फटाफट, मिडल रो में पीछे से शुरू हो जाओ। 10th ए, आ जाओ फटाफट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फर्स्ट बॉय सेकंड बॉय आता है, चलो। क्वेश्चन नंबर 3, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर किस पे डिपेंड करता है बेटा? कहाँ पे?
Content वाटर कंटेंट कहाँ पे बेटा? in guard cells. गार्ड सेल, बिल्कुल ठीक है। इसमें से बता दो अब जल्दी से, सेकंड स्टूडेंट, कौन सा ओपन स्टोमेटा है, कौन सा क्लोज्ड स्टोमेटा है? ए की बी? A. ए क्या है? क्लोज की ओपन? Close. क्लोज, बी ओपन है। Yes. किसके गार्ड सेल्स में ज्यादा पानी है, ए में कि बी में? B में. ए में ज्यादा पानी है? Yes. No, B में है. बी में है बेटा, इतने मोटे मोटे दिख रहे हैं आपको ये, Yes. तो पानी तो यहाँ पे होगा, ठीक है? Yes. तो लिखो जरा, दिस इज, बनाते चलो, ओपन स्टोमेटा। आपने नाइन्थ में टर्म की थी टर्जिड गार्ड सेल्स, जीसी मतलब गार्ड सेल्स, पूरा देखना है, मीन्स हैविंग मोर वाटर। और जब व्हेन लूज वाटर, तो ये जो गार्ड सेल्स है, श्रंकन गार्ड सेल, क्लोज स्टोमेटा। Explain the process of opening and closing of stomata. Simple. ऊपर लिखो, explain the mechanism of opening and closing of stomata. More solutes in guard cell, जिसकी वजह से क्या है, guard cells absorb water. Guard cells swell. बस ये बना दो, नंबर पूरे 3। क्या मुश्किल है? जहां सोल्यूट ज्यादा होंगे वही पानी खींचेगा, जहां पे पानी ज्यादा होगा वो कैसे पानी और ले सकता है? ठीक है जी, हो गया, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, 10th सी। 10th सी में बेटा फर्स्ट रो में थर्ड बेंच पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो आ जाओ जल्दी से। जल्दी से बोलिए, आंसर बोलिए, आओ जल्दी से, क्विक। डायग्राम ना भी देखो तब भी आंसर आ जाएगा, बोलो जल्दी से। मैम यस। हाँ, क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का? मैम थर्ड। आपने कहा एओर्टा टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, ये तो ठीक है, बट थर्ड, थर्ड देखो कौन सा है? थर्ड इन्होंने ऊपर वाला दिया हुआ है बेटा, जो भी डायग्राम है वो देखो, इधर है, फिर 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 4 है। एक मिनट, एक मिनट, मैं थोड़ा सा देखो डायग्राम में। हाँ यही है, 1 2 3 4। हम देख लें जरा एक बार, यहाँ पे मार्क करते चलो, आप देख लेते हैं यहाँ कि ऊपर जो है वो लंग्स है,
और नीचे जो है वो बॉडी है, ये ध्यान रखो, ठीक है। जो 1 है वो है पल्मोनरी आर्टरी, जो 3 है वो है पल्मोनरी वेन, ठीक है। इन्होंने लेफ्ट और राइट में थोड़ी सी गड़बड़ दी हुई है, बट आंसर बेटा 4th जो है वो सबसे ज्यादा करेक्ट है, दैट इज वीना कावा, है कि नहीं। इट टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल, ठीक है। बैठो, जो 1 है वो है पल्मोनरी आर्टरी, 2 जो है वो है डॉर्सल एओर्टा, 3 जो है वो पल्मोनरी वेन, एंड 4th इज वीना कावा। तो आंसर क्या हो गया? 4th। हाँ जी, नेक्स्ट बोलिए बेटा। Third. ब्लड ट्रांसफर टू द राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल साइमल्टेनियस। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? Identify the which is represented in the diagram of the heart given below. Arrows indicate contraction. बेटा देखो, ये नीचे की तरफ एरो जा रही है ना, इसका मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ध्यान से डायग्राम वाले, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाता है बेटा? Left. राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट में चला जाएगा, Right auricle. राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? Lungs. लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर आ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो Right auricle. हाँ, फिर राइट ऑरिकल में, फिर तो ब्लड हार्ट में जाता रहेगा बेटा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारी बॉडी में जाएगा। और ये एरोस क्या दिखा रहे हैं? वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, जब ये दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी साइमल्टेनियसली, तो यहां से लंग्स में जाएगा ब्लड, और यहां से सारी बॉडी में जाएगा। जब दोनों, ध्यान से देखो, ऑप्शन डी करेक्ट है। जब दोनों, ध्यान से, अगर एरो यहाँ पे होता तो क्या होता? देन ब्लड यहाँ होता, दोनों ऑरिकल से दोनों वेंट्रिकल्स में जा रहा होता। जब हार्ट पूरा रिलैक्स है तब क्या हो रहा है? रिलैक्स है, कुछ कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, तब क्या होगा? देन सारी बॉडी में से ब्लड राइट ऑरिकल में, और लंग्स से ब्लड लेफ्ट ऑरिकल। दोबारा से मैं बता रही हूँ, जब हार्ट रिलैक्स्ड है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में, लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट ऑरिकल। फिर नेक्स्ट आ जाता है बेटा कि ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए, तो ब्लड कहाँ पे आ गया? वेंट्रिकल्स में, राइट से राइट और लेफ्ट से लेफ्ट। और थर्ड, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जो डायग्राम में दिखाया गया है, इधर से
इधर से, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स में, सॉरी राइट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा बॉडी। ये डीऑक्सीजनेटेड, ओके ठीक है, बैठो बैठो, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, आता है आप सबको, बट अगेन यस, हाँ जी, टेंथ, टेंथ ए, टेंथ बी, यस टेंथ बी में से आ जाइए, कोई आ जाओ फटाफट से खड़े होके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, Yes. हाँ जी बोलिए बेटा, कौन सी ऑप्शन? 6 क्वेश्चन नंबर 6 की ऑप्शन बताइए। D option. बी ऑप्शन, बी बॉम्बे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लेना, मुश्किल नहीं है ये। नेक्स्ट, इसी क्लास में से सम अदर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन ट्रू है कि फॉल्स है? बोलो बेटा बोलो। A is true, R is false. Assertion is true, R is false. Why R is false? Because xylem facilitates the transport of water molecules. जाइलम तो ठीक है, और जाइलम में तो ये रेजिन्स एंड गम स्टोर्ड है। Because resins and gums are they are waste material. दे आर वेस्ट मटेरियल्स तो है, बट प्लांट्स को क्या फायदा है बेटा? लिख लो यहाँ पे, रीजन फॉल्स क्यों है? बिकॉज रेजिन्स एंड गम्स, वेरी गुड थोड़ा सा, बट रेजिन्स एंड गम्स हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ वुंड्स। कहीं पे पेड़ में जख्म हो जाए तो उसको हील करने के काम आता है। रेजिन्स एंड गम्स हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ वुंड्स and it gives durability to the wood. It gives durability to the wood. ठीक है जी, बायो करते करते थोड़ा सा हम, आप बोर हो गए होंगे, थोड़ा सा और हम चेंज करते हैं, वी विल कंटिन्यू विद बायो टुमारो ऑल्सो, ठीक है, बट थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, 2 मिनट हाथों को रेस्ट दो, हम केमिस्ट्री वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, बारी बारी से सब चीजें करेंगे, राइट? इज इट ओके? सोना नहीं है, अपनी थोड़ी सी नेक की स्ट्रेचिंग करो 1 मिनट के लिए, डू इट लाइक दिस, करो जरा थोड़ा सा, है ना, एवरीबडी थोड़ा सा इस तरह से भी करो, थोड़ा सा अपनी आर्म्स को रेस्ट दो, करो, थके भी हो, खाना भी खाया है, ज्यादा नहीं हम कर सकते, बिल्कुल ठीक है, आगे को करो, ऊपर करो, ऐसे करो, ठीक है। आज मैम थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस आपको आते तो होंगे, यू आर इंटेलिजेंट इन केमिस्ट्री, मैम ने भी मुझे बताया कि आपको केमिस्ट्री आती बहुत है, तो चलो आ जाओ। और ये बेटा कल क्या पढ़ के आओगे, जल्दी से बोलो, केमिस्ट्री पढ़ के आओगे कि बायो पढ़ के आओगे? केमिस्ट्री पढ़ के आओगे, दोनों चीजें पढ़ के आना, है ना, कल आधे आधे हम दोनों चीजें करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी बायो भी करेंगे और केमिस्ट्री भी करेंगे, ठीक। चलो अभी मैम रिएक्शंस पे काम करेंगी, आ जाओ। मैम केमिस्ट्री की क्लास कितने बजे है? बस 1 मिनट में।